स्टार्ट विथ इज फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स। अब ये फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स होते क्या है या पैरामीटर्स किसे बोलते हैं? अगर हमने थोड़ा कुछ अगर पढ़ा रहेगा तो उसके बेस के ऊपर वी कैन इजीली जस्टिफाई द स्पेसिफिक पॉइंट। तो हम लोग वही कुछ पॉइंट्स पे अभी हम लोग बात करने वाले हैं कि आर्ग्यूमेंट और पैरामीटर्स बेसिकली क्या होते हैं। ओके, तो सबसे पहले तो फंक्शन क्या होता है ये हमें ऑलरेडी पता है ना? व्हाट इज फंक्शन? फर्स्ट पॉइंट है आपका, व्हाट इज फंक्शन? कोई भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को सिमिलर काम जो करने वाले हैं उसको हम लोग ग्रुप करके साथ में डाल देंगे, आपका फंक्शन हो गया। जैसे आई कैन हैव अ फंक्शन फॉर ऐड, सबट्रैक्ट, डिवाइड, है ना? ये सारे मेरे फंक्शन हो गए, मतलब कुछ ना कुछ एक स्पेसिफिक काम करेंगे, वो स्पेशलाइज काम करेंगे। लेट्स से अगर मैं बोल रहा हूँ कि हमें ट्रेन से जाना है, तो ये एक फंक्शन हो गया। जहां पे मैं लिखूंगा ट्रेन, तो ये उसका फंक्शन कुछ तो काम करेगा ये। तो ऐसे मेरे पास मल्टीपल फंक्शंस हो सकते हैं। तो जैसे मैंने बताया, आई कैन हैव अ फंक्शन। जैसे मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बना दिया ऐड नाम का, ये मैंने फंक्शन बनाया। अब ध्यान से समझना, और इसको मैं यहाँ पे रिटर्न टाइप दे देता हूँ। एंड नाउ ये जो मेरा फंक्शन पैरेंथेसिस है, ओके, ओपन एंड क्लोज राउंड ब्रैकेट जो है जिसको हम लोग पैरेंथेसिस बोलेंगे, ये पैरेंथेसिस के अंदर अगर मैं यहाँ पे ऐसे दो वेरिएबल्स अगर डिक्लेयर करता हूं, इसको हम लोग पैरामीटर्स बोलते हैं। ठीक है, तो फंक्शन ब्रैकेट में हमने जो वेरिएबल्स यहाँ पे डिक्लेयर किए इसको हम लोग पैरामीटर बोलते हैं। आई होप ये हमें पता होना चाहिए, बहुत इजी वाला चीज है। तो ये आपका पैरामीटर हो गया। अब इसके अंदर हम मेरा फंक्शन बॉडी आएगा। फंक्शन बॉडी का मतलब मैं यहाँ पे सिंपली लिख सकता हूँ कि मेरा कोई एक फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर कुछ तो रहेगा, और लास्ट में मैंने यहाँ पे लिख दिया रिटर्न ए प्लस बी। अब याद रखो मेरे पास दो टाइप के फंक्शन हो सकता है। पहला फंक्शन जिसके अंदर रिटर्न लिखा है, ओके, और सेकेंड फंक्शन मेरा हो सकता है सेम इंट ए, देन ब्रैकेट में a int b with two parameters, एंड इसके अंदर मैं सिंपली लिख सकता हूं printf a plus b। तो अब मेरे पास दो टाइप के फंक्शंस है। ओके, फर्स्ट फंक्शन है जो कुछ रिटर्न कर रहा है। ओके, आई कैन से दिस फंक्शन रिटर्न समथिंग, एंड ये फंक्शन जो है ये कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है ना? दिस रिटर्न्स, दिस रिटर्न्स नथिंग। तो यहाँ पे आपके मेनली कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमारे मेनली दो टाइप के फंक्शंस होते हैं। ओके, एक जो कुछ रिटर्न करता है, दूसरा जो कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है, वो बेसिकली रिटर्न नहीं कर रहा है, वो कुछ ना कुछ प्रिंट कर रहा है। तो ऐसे हमारे दो टाइप के फंक्शंस होते हैं। और वो फंक्शन के पैरेंथेसिस, राउंड ब्रैकेट को हम लोग पैरेंथेसिस बोलते हैं। तो वो पैरेंथेसिस के अंदर अगर मैंने कोई वेरिएबल बनाया, तो वो जो वेरिएबल हम लोग डिक्लेयर कर रहे हैं ना वहां पे, वो वेरिएबल को हम लोग पैरामीटर बोलते हैं। और ये वेरिएबल को जब मैं फंक्शन कॉल के टाइम पे अगर कुछ बेसिकली वैल्यू पास करूंगा, उसको हम लोग आर्ग्यूमेंट्स बोलते हैं। ओके, तो इसको, ये मैंने आपको दो एग्जाम्पल बता दिए। एक फंक्शन जिसमें रिटर्न वर्ड आता है, याद रखो रिटर्न वर्ड, जब कभी हम लोग कोई फंक्शन के अंदर रिटर्न वर्ड अगर डालता है ना, तो वो आपका फंक्शन का लास्ट लाइन रहता है। और जैसे ही हमारा कंपाइलर को कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जैसे ही कंपाइलर को रिटर्न वर्ड मिलता है, वो इमीडिएटली वहां पे फंक्शन को एंड कर देता है। तो फंक्शन एंड्स जहां पे भी आपका रिटर्न स्टेटमेंट आता है। ओके, और दूसरा वाला जो है, ये हमारा फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है। तो अगर ये कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है, तो वो टाइम पे यहाँ पे इंट लिखने की मुझे जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पे void भी लिख सकता हूँ। सो इंस्टेड ऑफ दिस इंट आई कैन राइट void एज वेल। अब क्यों मैं यहाँ पे void लिख सकता हूँ? बिकॉज मुझे कंफर्मेशन नहीं है कि मेरा फंक्शन क्या रिटर्न करेगा। तो नॉर्मली हम लोग यहाँ पे
फंक्शन का रिटर्न टाइप जो है वो वॉइड कब लिखता है, जब मेरे पास कंफर्मेशन नहीं है कि मेरा जो फंक्शन है इसके अंदर तो एक ही लाइन लिखा है मैंने करली ब्रैकेट के अंदर, लेकिन हमारा फंक्शन बहुत बार बहुत बड़ा रहता है, 50 100 500 लाइन का हो सकता है एक फंक्शन, और मेरा फंक्शन मल्टीपल अलग अलग टाइप के रिजल्ट जनरेट करते हुए हो सकता है। वो इंटीजर हो सकता है, फ्लोट हो सकता है, डबल हो सकता है, स्ट्रिंग वैल्यू हो सकता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, मेरा फंक्शन जो है वो कोई एक स्पेसिफिक टाइप का डेटा या रिजल्ट जनरेट नहीं कर रहा है, या फिर वो कौन सा एग्जैक्टली एक कोई कॉमन कौन से टाइप का रिजल्ट जनरेट करेगा वो मुझे पता नहीं है। तो वो टाइम पे मैं यहाँ पे रिटर्न वर्ड नहीं लिख सकता। तो हम लोग क्या करते हैं, जब मुझे फंक्शन एग्जैक्टली कौन से फॉर्मेट में कौन से पैटर्न में डेटा रिटर्न करेगा अगर वो नहीं पता है, तो हम लोग void लिख देते हैं। void का मतलब है व्हेन यूजर्स आर नॉट अवेयर अबाउट, यहाँ पे मैं अगर लिख दूं void के बारे में, व्हेन वी यूज void, व्हेन वी आर नॉट अवेयर अबाउट द टाइप ऑफ रिजल्ट रिटर्न बाय फंक्शन। तो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है कि इंटीजर टाइप का ही रिजल्ट रिटर्न होगा, फ्लोट टाइप का होगा, स्ट्रिंग भी हो सकता है। तो और बहुत बार ये मल्टीपल सारी चीजें एक साथ भी हो सकते हैं एक फंक्शन के अंदर। तो जब कोई एक सेम टाइप का मेरा फंक्शन रिजल्ट या आउटपुट जनरेट नहीं कर रहा है ना, तो वो टाइम पे हम लोग वहां पे इंट फ्लोट ऐसे नहीं लिखेंगे, वो टाइम पे हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, void लिखते हैं। और ऐसे फंक्शन जो एक एक स्पेसिफिक टाइप का रिजल्ट जनरेट नहीं कर रहे हैं, तो वो टाइम पे हम लोग रिजल्ट को, उसमें से जो भी रिजल्ट है उसको रिटर्न नहीं करते, उसको प्रिंट करते हैं। ओके, तो ये भी आपको आउटपुट देगा, लेकिन ये आउटपुट प्रिंट कराएगा, और ये वाला फंक्शन जो है ये आउटपुट को रिटर्न करेगा। मतलब वो फंक्शन का जो भी रिजल्ट रहेगा इसको रिटर्न करेगा, ये क्या करेगा, ये फंक्शन का जो भी रिजल्ट रहेगा इसको प्रिंट करेगा। तो मेरे पास दो टाइप के फंक्शन होते हैं, एक फंक्शन जो आपको रिजल्ट रिटर्न करता है, एक फंक्शन जो रिजल्ट को प्रिंट करता है। ऐसे दो टाइप के फंक्शन होते हैं, और हमें यही प्रॉपर वे में याद रखना है कि कौन सा टाइप का मेरा फंक्शन है। और अगर आपको नहीं समझा ना कि आपका फंक्शन कौन से कैटेगरी में आ रहा है, तो बाय डिफॉल्ट उसको वॉइड वाले कैटेगरी में डालने का, ये सबसे इजी ट्रिक है। इफ आई एम नॉट अवेयर कि एग्जैक्टली मेरा फंक्शन कौन से कैटेगरी में जाएगा, तो क्या करने का, वॉइड लिखने का। ओके, लेकिन हाँ आपको ये प्रॉपरली पता होना चाहिए, अगर मैंने यहाँ पे रिटर्न a प्लस बी किया है, तो इसका मतलब मुझे पता है कि रिटर्न जो है वो या तो इंटीजर वैल्यू होगा या फ्लोट वैल्यू, कुछ तो न्यूमेरिक वैल्यू अगर रिटर्न हो रहा है, तो मेरा फंक्शन का जो डेटा टाइप है वो यहाँ पे वो स्पेसिफिक वो सेम टाइप का आना चाहिए। ठीक है, तो वेरी फर्स्ट पॉइंट, अगर मैं फंक्शन नेम के आगे एक स्पेसिफिक डेटा टाइप अगर लिखता हूं, तो वो फंक्शन के लास्ट में रिजल्ट को मुझे रिटर्न करना जरूरी है। बराबर है, ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस हम लोग बाय डिफॉल्ट फॉलो करते ही करते हैं, ये थंब रूल है, इसको याद रख लो, लिख के रखो। अगर मैंने फंक्शन नेम के आगे एक कोई स्पेसिफिक डेटा टाइप लिखा है, वॉइड छोड़ के इंट फ्लोट स्ट्रिंग कुछ भी अगर लिखा है, इसका मतलब है कि आपके फंक्शन, वो जो भी आपका फंक्शन रहेगा उसमें लास्ट में रिटर्न वर्ड आएगा। ओके, तो आपका रिजल्ट जो है ना वो रिटर्न होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट थंब रूल है। और अगर मैंने यहाँ पे एक स्पेसिफिक डेटा टाइप नहीं लिखा है और सिंपली वॉइड लिखा है ना, तो मेरा फंक्शन जो भी है ना वो रिजल्ट को प्रिंट करेगा, वो रिजल्ट को प्रिंट करेगा, ये दिमाग में बैठा के रखो। वो रिजल्ट को प्रिंट करेगा, वो रिजल्ट को रिटर्न नहीं करेगा। आई होप आई एम क्लियर टिल दिस पॉइंट। और ये जितना क्लियर होगा, सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपका कंसेप्ट सेम ही होगा। तो मैं कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ूं, नॉट जस्ट सी, मैं अगर सी प्लस प्लस भी बोलूंगा उसमें भी आपका कंसेप्ट ये सेम रहेगा, जावा के अंदर भी सेम रहेगा। यस, यहां तक सबको समझ में आ गया? किसी को भी डाउट है, जल्दी से रिप्लाई करो बाकी स्टूडेंट्स। किसी को भी डाउट कोई भी? यहां तक मैंने जो भी बोला वो क्लियर है, और डू यू वांट मी टू एक्सप्लेन अगेन? यस, स्टूडेंट्स रिप्लाई क्विक, सारे स्टूडेंट्स जल्दी से रिप्लाई करो।
quick. Girls reply. Yeah. Others reply. I am getting reply from very few students. Yes or no? Do you want me to? Okay. I hope this is clear. Yeah. तो दो टाइप के फंक्शन है. एक फंक्शन जिसमें हमने डेटा टाइप को एक स्पेसिफिक लिखा हुआ है. अब वो स्पेसिफिक डेटा टाइप का मतलब रहेगा इंट फ्लोट डबल ऐसा लिखा हुआ है, वॉइड नहीं लिखा है. तो अगर मैंने वॉइड नहीं लिखा है इसका मतलब है कि मेरा फंक्शन एक स्पेसिफिक टाइप का रिजल्ट ही जनरेट करेगा. तो वो टाइम पे रिटर्न वर्ड आएगा. और जैसे ही, और हाँ, ये रिटर्न वर्ड जो हम लोग डालेंगे या रिटर्न स्टेटमेंट जो हम लोग डालेंगे ये आपका फंक्शन का लास्ट लाइन रहता है. तो मेरे फंक्शन में अगर 50 लाइन मैंने लिखे हुए हैं तो जो 50th लाइन रहेगा वो रिटर्न रहेगा. जैसे ही आपके फंक्शन में ये रिटर्न स्टेटमेंट आएगा आपका फंक्शन ऑटोमेटिकली एंड हो जाएगा, टर्मिनेट हो, आई मीन एग्जीक्यूशन बंद होगा वो फंक्शन का. याद रखो, मतलब मेरा जो कंपाइलर है वो ये समझता है कि आपका फंक्शन का लास्ट लाइन कौन सा रहता है, रिटर्न स्टेटमेंट. ओके. और यहाँ पे जब मैंने यहाँ पे एक स्पेसिफिक डेटा टाइप नहीं लिखा है तो वो टाइम पे मेरा फंक्शन का एंड कहाँ पे होगा वो नहीं पता है ना. तो वो टाइम पे तो मल्टीपल 50 प्रिंट भी हो सकते हैं मेरे एक फंक्शन के अंदर. तो ये बेसिक सा पॉइंट है. अच्छा, अब हम लोग आते हैं जो हमने पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट के बीच में फर्क करना है वहां पे. तो अब एक छोटा सा प्रोग्राम हम लोग यहाँ पे लिखते हैं. सो लेट मी राइट अ प्रोग्राम हियर. और ये जो भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वो आप अपने नोट्स में लिखते जाना. इसका ये नोट्स मैं नहीं देने वाला हूँ, आपको अपना खुद से प्रिपेयर करना है. तो अब अगर मुझे यहाँ पे कोड लिखना है तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, इंक्लूड. देन हमारा जो हेडर फाइल है वो हेडर फाइल हम लोग डालेंगे. तो मेरा यहाँ पे हेडर फाइल रहेगा stdio.h. इसके बाद में फंक्शन प्रोटोटाइप डालते हैं. अगर नहीं भी डालेंगे तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है. तो लेट्स से मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंट सम, मतलब सम नाम का एक फंक्शन मैं बनाने वाला हूँ. और यहाँ पे मैंने पैरामीटर्स के नाम नहीं डाले, मैंने खाली ऐसे बताया कि मेरे दो पैरामीटर्स रहेंगे सम नाम के फंक्शन में, बराबर है. और वो दोनों इंटीजर टाइप के रहेंगे. तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फंक्शन प्रोटोटाइप. ये मेरा फंक्शन प्रोटोटाइप है. फंक्शन प्रोटोटाइप का मतलब क्या है, एक फंक्शन का स्ट्रक्चर क्या रहेगा वो हमने बता दिया. इसके बाद में यहाँ पे आपका मेन मेथड आएगा. अगेन मेन मेथड में भी अगर मेरे पास एग्जैक्ट नहीं पता है कि मेन मेथड क्या रिटर्न करेगा तो उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं. इसके बाद में मेन मेथड यहाँ पे है. तो लेट्स से मैं यहाँ से यहाँ तक हमारा मेन मेथड रखता हूँ. और यहाँ पे हमारे पास आएगा वापस हमारा सम फंक्शन. और ये सम फंक्शन के अंदर मैंने यहाँ पे दो पैरामीटर्स हमारे डिक्लेयर कर दिए, इंट ए एंड इंट बी. और इसके अंदर हम लोग अभी सिंपली, अगर मैंने यहाँ पे इंटीजर लिखा है तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली लिखूंगा रिटर्न ए प्लस बी. तो ये मेरा फंक्शन बन गया. अब ये जो फंक्शन बना है इसको हम लोग यहाँ पे कॉल करेंगे, राइट. और ये फंक्शन के अंदर ये जो है ये मेरे, ये क्या हो गए, ये मेरे पैरामीटर्स है ना. तो ये मेरे पैरामीटर्स है. और अब ये फंक्शन को मैं यहाँ पे कॉल करूंगा. अब कॉल करने के पहले हमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे. आई मीन क्या करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि मेरे पास इंट x इक्वल टू 10 दिया है और y इक्वल टू 20 है. मेरे पास मैंने दो वेरिएबल बनाया और उसके अंदर दो वैल्यू डाल दिए. और उसके बाद में मैं यहाँ पे फंक्शन कॉल करूंगा. कौन सा फंक्शन, सम. तो सम फंक्शन मैंने यहाँ पे कॉल किया और उसके अंदर मैंने x और y पास कर दिया, याद रखो. ठीक है, सम फंक्शन के अंदर. और ये जो भी रिटर्न करेंगे इसको मैं इंट रिजल्ट नाम के वेरिएबल में कैच करूंगा. तो मेरे पास इंट रिजल्ट नाम का वेरिएबल है जिसमें मैंने कैच किया. आई होप दैट्स क्लियर टू एवरीवन. ठीक है. तो पहला तो हम लोग ये वे में फंक्शन कॉल कर सकते हैं, या फिर मैं यहाँ पे दूसरा रिजल्ट वन करके यहाँ पे ऐसे भी लिख सकता हूँ सम 50,60. तो ये भी मुझे सीधा रिजल्ट मेरा रिटर्न करके देगा. और लास्ट में हम लोग मेन फंक्शन को भी हम एंड करेंगे. तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे रिटर्न 0, बराबर है. तो अब यहाँ पे ये जो है ना, ये जो वैल्यूज पास किए इसको हम लोग बोलते हैं आर्ग्यूमेंट. ये आर्ग्यूमेंट्स है, ये पैरामीटर्स है. फंक्शन बनाया और उसके अंदर जो हमने वेरिएबल डिक्लेयर किए इसको हम लोग पैरामीटर्स बोलते हैं.
ठीक है, पैरामीटर्स मींस वेरिएबल इन अ फंक्शन, बराबर है। फंक्शन जो हमने फंक्शन डेफिनेशन लिखा, ये मेरा फंक्शन डेफिनेशन है बाय द वे। ये पूरा क्या है, दिस इज माय फंक्शन डेफिनेशन, माय फंक्शन डेफिनेशन। फंक्शन को डिफाइन किया ना यहाँ पे हमने, फंक्शन के अंदर लाइन ऑफ कोड लिखे। तो फंक्शन डेफिनेशन में जब आप फंक्शन पैरेंथेसिस में वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उसको पैरामीटर बोलते हैं। और ये जो वेरिएबल है, अब ये वेरिएबल को ध्यान से समझना, मैं यहाँ पे बोल रहा हूं कि मेरे पास जो 50 है ना, वो ए में 50 असाइन होगा और बी में 60 असाइन होगा, इट गोज लाइक दिस। ठीक है, ये ऐसा कुछ पैटर्न जाएगा। एंड सेम वे, अगर मैंने यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे लेट्स से मैंने यहाँ पे अगर ये जो x एंड y डाला है, तो x के अंदर वैल्यू 10 है, y के अंदर वैल्यू 20 है। तो अगेन क्या होगा, ये x के अंदर का वैल्यू a को असाइन होगा, y के अंदर का वैल्यू b को असाइन होगा। सो दिस इज हाउ वी बेसिकली कॉल। तो आर्ग्यूमेंट और पैरामीटर्स के बीच में आई होप हमें डिफरेंस समझ में आ गया। तो आर्ग्यूमेंट मींस यहाँ पे मैं लिखूंगा एक्चुअल वैल्यू जो हम लोग पास करेंगे, जो हम लोग पास करते हैं, बराबर है। एक्चुअल वैल्यू जो हमने पास किया है, किसको पास की है, जो फंक्शन कॉल में एक्चुअल वैल्यू जो हम लोग पैरामीटर्स को पास करेंगे, इसको आर्ग्यूमेंट बोलेंगे। तो काफी सिंपल सा है, और ऐसा ही एक बड़ा सा प्रोग्राम हम लोग बना सकते हैं फंक्शन कॉल के लिए। तो दिस इज क्वाइट इजी, और सबसे इजी वाला यही है, आई मीन हम लोग बोल सकते हैं। इसके बाद में हमारे पास दूसरा एक जो पैटर्न आता है, वो आता है कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। तो कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस क्या होता है, और कॉल बाय वैल्यू का मतलब क्या रहता है। तो मैं यहाँ पे बेसिकली बोलूंगा कि मेरे पास कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस, हम लोग एक एग्जांपल मैं यहाँ पे ओपन कर देता हूँ आपके लिए। जस्ट 1 minute, लेट मी जस्ट शेयर माय स्क्रीन। तो एक छोटा सा एग्जांपल हम लोग डिस्कस करेंगे, जिससे आपको बेटर क्लैरिटी मिलेगा। जस्ट 1 minute। अब फंक्शन कैसे कॉल होता है वो तो हमने सीख लिया है। अब उसके अंदर कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस कैसे काम करेगा, बस वही हमें सीखना है, तो वही मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ये देखो, तो यहाँ पे बेसिकली क्या बोला है, जो हम लोग फंक्शन कॉल करते हैं, तो फंक्शन कॉल आपका दो वे में हो सकता है, एक कॉल बाय वैल्यू होता है और एक कॉल बाय रेफरेंस होता है। सो दिस आर द टू वे जिसमें हम लोग बेसिकली एक फंक्शन को कॉल करते हैं। तो फंक्शन कॉलिंग तो हमने देख लिया, अब वो फंक्शन कॉलिंग आपका दो वे में होता है। एक होगा जहां पे मैंने फंक्शन को कॉल किया है, और दूसरे में भी मैंने फंक्शन को कॉल किया है, लेकिन यहाँ पे ये दो क्यों लिख रहे हैं, एक वैल्यू और एक रेफरेंस, मतलब क्या है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, एक सिंपल सा डिफरेंस दिया हुआ है। अच्छा, अब ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस आपको एग्जाम में आ सकता है, तो मैं ये लिंक जो है ये अपने ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ। तो आपको ये जो टेबल है, ये टेबल याद रखना है आपको, ओके। तो while calling a function we pass the values of a variable to it, such function is known as call by value। and call by reference में क्या होगा, अब यहाँ पे पहले अगर हम लोग प्रैक्टिकल एग्जांपल देखें तो आपको समझेगा। तो यहाँ पे देखो, कॉल बाय वैल्यू का एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है, डिफरेंस बाद में समझेगा, एक बार प्रोग्राम समझेंगे। तो यहाँ पे क्या बोला है, इन कॉल बाय वैल्यू मेथड parameters passing the value of the actual parameters are copied to a function। There are two copies of a parameter stored in different memory location। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है, हमने बेसिक समझा था कि जब कभी हम लोग एक फंक्शन बनाते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है, बेसिकली हम जो भी वेरिएबल बनाते हैं, वो वेरिएबल एक्चुअल वेरिएबल के अंदर वैल्यू नहीं जाता है, बराबर है। वैल्यू कहाँ पे जाता है, एक मेमोरी लोकेशन जिसको वेरिएबल पॉइंट करता है।
अच्छा, तो अब यहाँ पे शांति से अगर आप देखेंगे, एक फंक्शन बनाया हमने। अभी के लिए कुछ नहीं किया है ज्यादा, कोई बड़ा काम नहीं किया। इसके अंदर क्या हुआ है, एक फंक्शन बनाया है स्वैप नाम का, और दो पैरामीटर्स पास किए। दो पैरामीटर्स है, और स्वैप बेसिकली क्या कर रहा है, एक्स और वाई का वैल्यू हमें स्वैप करना है। तो एक्स और वाई का वैल्यू अगर मुझे स्वैप करना है तो क्या लॉजिक अप्लाई होगा, वो सिंपल सा है। दो वेरिएबल का वैल्यू अगर मुझे आपस में स्वैप करना है तो कैसे काम चलेगा। तो एक एग्जाम्पल में बता देता हूँ, पहले लॉजिक समझा देता हूँ, तो उसके बाद ये प्रोग्राम प्रॉपर समझेगा। तो अब हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ रहे हैं दैट इज कॉल बाय वैल्यू। अब ये कॉल बाय वैल्यू के अंदर हम लोग सबसे पहले जो प्रोग्राम ट्राई कर रहे हैं वो प्रोग्राम क्या है, स्वैप वैल्यूज ऑफ टू वेरिएबल। तो अब अगर यहाँ पे सबसे सिंपल सा एग्जांपल अगर मैं बताता हूँ, लेट्स से मेरे पास ये एक बकेट है जो ए है, और ये दूसरा बकेट है जो बी है। अब ये दोनों के अंदर कुछ ना कुछ भरा हुआ है, ठीक है। इसके अंदर ब्लैक वाटर भरा है, इसके अंदर ग्रीन वाटर भरा है। तो अब मुझे बी का जो भी, इसके अंदर बी बकेट में जो भी कुछ है वो ए में डालना है, और ए में जो भी है वो बी में डालना है। तो एकदम कॉमन सेंस वाला पॉइंट है कि अगर ऐसा कुछ अगर करना है तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो एक थर्ड एम्प्टी बकेट निकालना पड़ेगा, है ना, जिसके अंदर हमारा सारा वैल्यू जाएगा। तो यहाँ पे अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे एक एम्प्टी बकेट लूंगा। दिस इज माई एम्प्टी बकेट, और ये बकेट को मैं चाहिए वो नाम दे सकता हूँ। तो मैं ये एम्प्टी बकेट को लेट्स से नाम देता हूँ, ये मेरा टेम्पररी बकेट है, तो मैं इसको टेम्पररी नाम दे सकता हूँ, या टी बोल सकता हूँ। तो अब क्या होगा, अब ध्यान से समझो लॉजिक, ओके। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, ए के अंदर जो ब्लैक वाटर था, ए के अंदर जो ब्लैक वाटर था वो ब्लैक वाटर मैंने डाल दिया मेरे टेम्पररी बकेट के अंदर, ठीक है। तो ए में का कहाँ पे गया डेटा, टेम्पररी में गया। तो अब ए खाली हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, बी में का जो ये ग्रीन लिक्विड था वो हमने ए में डाल दिया। तो बी में का लिक्विड कहाँ पे आया, ए में आया। तो अब बी खाली हो गया, और टेम्पररी बकेट में का जो डेटा है वो यहाँ पे डाल देंगे। तो अब मैंने यहाँ पे कर दिया, ये वाला यहाँ पे आ गया, और आई कैन से टेम्पररी बकेट अब मैंने छोड़ दिया। बस यही यही होता है। तो मुझे दो वेरिएबल है उनका वैल्यू अगर स्वैप करना है तो ऐसे ही स्वैप नहीं हो सकता। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक एम्प्टी वेरिएबल लेना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे हमने एम्प्टी बकेट लिया, तो सेम सिनारियो हम लोग यहाँ पे भी फॉलो करते हैं। अब जो हमारा ब्राउजर पे हम जो पढ़ रहे थे वहां पे जाते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, मुझे दो वेरिएबल्स जो है उनके वैल्यू स्वैप कर रहे हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया एक्स और वाई के वैल्यू स्वैप कर रहे हैं। तो इसके लिए हमने और एक थर्ड वेरिएबल लिया, टी नाम का टेम्पररी वेरिएबल। तो अब एक्स में का वैल्यू हम लोग किस में डालेंगे, टी में डालेंगे। तो अब x का वैल्यू आपका t में स्टोर हो गया। अब क्या करेंगे, y का वैल्यू विल स्टोर इन x, और y का वैल्यू x में गया तो y खाली हो गया। अब t में का वैल्यू y में डालेंगे। तो सबसे पहले x का वैल्यू हमने t में डाला तो x खाली हो गया, फिर y का वैल्यू हमने x में डाल दिया तो आपका y का वैल्यू x में आ गया, है ना। और टेम्पररी में जो हमने वैल्यू डाला था x का वो हमने फिर y में डाल दिया। सिंपल है, एकदम सिंपल सा लॉजिक है। और बाद में यहाँ पे हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, खाली दोनों को प्रिंट कर रहे हैं। सो इनसाइड स्वैप क्या हो रहा है, x इक्वल टू परसेंट डी, मतलब x का वैल्यू आएगा, y इक्वल टू परसेंट डी, y का वैल्यू आएगा। स्लैश एन मींस आगे का रिजल्ट न्यू लाइन में डाल दो, और यहाँ पे जो वेरिएबल में आपने परसेंट डी यहाँ पे लिखा हुआ है वो सेम सीक्वेंस में आपने यहाँ पे कॉमा कॉमा डाल के वेरिएबल के नाम लिख दिए। तो ये वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू है ये परसेंट डी के जगह पे आउटपुट में रिप्लेस हो जाएगा। बस यही आपका फंक्शन है। देखो ये हमने फंक्शन बनाया हुआ है, सिंपल है। अब मेन फंक्शन के अंदर आता है। मेन फंक्शन के अंदर अगर आप देखेंगे तो हमने क्या किया, यहाँ पे हमने दो वेरिएबल बनाए ए और बी, और दोनों में वैल्यू डाला 10 एंड 20, और पास बाय वैल्यू कर रहे हैं। पास बाय वैल्यू मींस ए और बी के अंदर सीधा हमारा वैल्यू सेव्ड है 10 एंड 20, और ये जो वैल्यूज है इसको हमने पास कर दिया ये फंक्शन के अंदर। तो स्वैप के अंदर हमने क्या लिखा, ए कॉमा बी।
तो सीधा हम लोग ये जो पैरामीटर्स है यहाँ पे मेरे ऊपर एक्स और वाई जो पैरामीटर्स है इनको हम लोग यहाँ पे वैल्यू असाइन कर रहे हैं, है ना। तो इसको मैं लिख सकता हूँ पास बाय वैल्यू। ओके, बस इतना ही करना है और आपका आउटपुट आ गया। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे द एक्चुअल वैल्यू ऑफ ए एंड बी रिमेन अनचेंज्ड एंड इवन आफ्टर एक्सचेंजिंग द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इन अ फंक्शन। तो यहाँ पे क्या हुआ, अगर आप देखेंगे ए और बी का वैल्यू सेम है लेकिन एक्स और वाई के अंदर वैल्यू चेंज हुआ। समझ में आ रहा है। तो ये बेसिकली कॉल बाय वैल्यू के अंदर क्या होता है, कॉल बाय वैल्यू के अंदर हमारे वैल्यूज जो है ना, वो वैल्यूज यहाँ पे जो जो आपने ए और बी जो यहाँ पे पास किए उसका वैल्यू कोई पे भी चेंज नहीं होगा। बराबर है, ये वैल्यू आपने फंक्शन में पास कर दी है तो ए और बी में चेंजेस नहीं हो रहा है। ए और बी का वैल्यू जो पास होगा एक्स और वाई में वो एक्स और वाई में चेंज होगा। तो एक्स में जाएगा स्वैप होने के बाद में 20 और वाई में जाएगा 10। बराबर है। तो पास बाय वैल्यू के अंदर क्या हो रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट थंब रूल, एक्स में 20 स्टोर होगा, वाई में 10 स्टोर होगा, है ना। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे अगर मैं बात करता हूं ए और बी की, तो ए और बी के अंदर जो आपने वैल्यू बाय डिफॉल्ट सेव किया था वो ही रहेगा, इसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। आई होप आई एम क्लियर टिल दिस पॉइंट। यस। तो हमने सीधा वैल्यू पास किया पैरामीटर्स में और वो पैरामीटर्स में को जो वैल्यू असाइन होगा वो उसके ऊपर काम करेंगे। हम हमारे लिए वो कुछ भी काम नहीं कर रहे। ठीक है। एनी डाउट एनीवन? सबको क्लियर है यहाँ पे? किसी को भी डाउट है? जल्दी बताओ। सो एक और एक वे में हम लोग समझते हैं। एक बार वापस बता देता हूँ आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू। तो एक एग्जाम्पल हम लोग बता देते हैं। एक बार है ना, हम लोग यहाँ पे देखते हैं। कॉल बाय वैल्यू के अंदर क्या होगा, वेरिएबल्स का कॉपी जो है वो आपके ओरिजिनल वैल्यू, आई मीन यहाँ पे हमने जो फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट में अभी जो मैंने आपको कोड बताया वो कोड के अंदर हमें क्या समझ में आया कि आपका वेरिएबल जो भी है वो वेरिएबल का वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होता है ना। सॉरी, आपके वेरिएबल का वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगा, यही हमने समझा, राइट, है ना। तो अगर मैं यहाँ पे ये वाला एग्जाम्पल अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे हमें क्या समझ में आया, ये वाले एग्जाम्पल में कॉल बाय वैल्यू के अंदर, कि हमारा वेरिएबल जो हमने दो बनाए थे मेन मेथड के अंदर ए और बी, जिसके अंदर वैल्यू गया था आपका 10 एंड 20। तो जब कभी हम लोग ये मेथड की बात करते हैं तो हमने फंक्शन को वेरिएबल की कॉपी देते हैं। तो ओरिजिनल वेरिएबल का कॉपी जाता है, याद रखो, ओरिजिनल जो वैल्यू है उसमें चेंज नहीं होती, सिर्फ कॉपी पर काम होता है, उसको कॉल बाय वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, सिर्फ कॉपी पे काम होता है, ओरिजिनल के अंदर चेंजेस नहीं होते हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। यस, देयर आर नो चेंजेस इन ओरिजिनल ओरिजिनल डेटा में। वैल्यू का वेरिएबल के अंदर जो ओरिजिनल वैल्यू रहेगा उसमें चेंजेस नहीं रहेंगे। आपका चेंजेस कहाँ पे हो रहा है, कॉपी में हो रहा है। और जब अगर हम लोग कॉल बाय रेफरेंस की अगर बात करते हैं तो कॉल बाय रेफरेंस के अंदर क्या होता है, बेसिकली जो हमारा बेसिकली हम लोग बोलेंगे कि हम लोग फंक्शन को वेरिएबल का एड्रेस या रेफरेंस देते हैं और इसमें ओरिजिनल वैल्यू जो भी रहेगा ना वो चेंज हो सकता है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे उसका एग्जांपल समझते हैं, रेफरेंस कैसे जाएगा। तो रेफरेंस के लिए रेफरेंस मेथड ऑफ पैरामीटर पासिंग द एड्रेस ऑफ द एक्चुअल पैरामीटर कैसे काम करेगा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे हमने यहाँ पे जो मेरा वेरिएबल है उसका ये पॉइंटर डाल के रखा है, मतलब सीधा मैं उसका एड्रेस बता रहा हूँ, मेमोरी लोकेशन बता रहा हूँ जिसपे काम होगा। तो उसको हम लोग कैसे काम करते हैं, बेसिकली ये अगर आप देखेंगे यहाँ पे ये हमने ये स्टार डाल के रखा है, ये यहाँ पे स्टार डाला है। तो इससे क्या होगा, हमने सीधा वो फंक्शन का जो मेरा फंक्शन जो है ना उसका पॉइंटर रखा हुआ है वहां पे, है ना, फंक्शन पॉइंटर रखा हुआ है।
तो यहाँ पे अगेन सेम सिनारियो है, खाली सिनारियो के अंदर चेंजेस क्या हुआ है, हम लोग वेरिएबल पूरा पास नहीं कर रहे हैं, वेरिएबल का जो एड्रेस है वो पास कर रहे हैं। ओके, और उसके बाद हमने अगेन यहाँ पे दो वेरिएबल बनाए ए और बी, और हम लोग जब स्वैप करेंगे ना, तो हम लोग स्वैप कहाँ पे कर रहे हैं, हम लोग स्वैप कर रहे हैं सीधा वो मेमोरी लोकेशन पे। तो यहाँ पे डिफरेंस समझो, पहले वाले में हमने वेरिएबल पास किए थे तो वेरिएबल का वैल्यू गया था, है ना, और यहाँ पे क्या हो रहा है, वेरिएबल जो उनका मेमोरी लोकेशन है वो मेमोरी लोकेशन पे वो चेंज हो रहा है। तो अगर मैं आपको सिंपल भाषा में अगर बताऊं, तो यहाँ पे सिनारियो कैसे काम कर रहा है, पहला हम लोग समझते हैं कॉल बाय वैल्यू। तो कॉल बाय वैल्यू के अंदर क्या होगा, अब सबसे पहले ये समझो कि हमारा वेरिएबल बनता कैसे है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि अगर मैंने लिखा है इंट ए इक्वल टू 10, तो बेसिकली क्या होगा, ये हमारा मेमोरी है, मेमोरी मतलब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ये रैम है। अब रैम के ऊपर यहाँ पे एक मेमोरी असाइन हुआ, है ना, ये मेमोरी एड्रेस को मैं यहाँ पे लिखूंगा ये ए है। ये मेरा मेमोरी एड्रेस क्या है, ये मेरा मेरा जो मेमोरी लोकेशन है, इसको मैंने नाम क्या दे दिया, ए नाम दे दिया। इसके अंदर वैल्यू क्या गया 10, और इसका मेमोरी एड्रेस रहेगा, तो इसका मेमोरी एड्रेस है सपोज 1000, बराबर है। अब अब मैंने ऐसे ही और एक वेरिएबल बनाया b इक्वल टू 20। तो अगेन क्या होगा, यहाँ पे और एक मेमोरी ब्लॉक असाइन होगा, जिसको हम लोग नाम देंगे ये b है, इसका मेमोरी एड्रेस ये कुछ है। अब जब मैंने यहाँ पे स्वैप नाम का फंक्शन के अंदर ए और बी को पास किया, बराबर है, तो अब क्या हुआ, ये जो उनका मेमोरी लोकेशन है ना, ये मेमोरी लोकेशन नहीं गया, ए और बी जब मैंने यहाँ पे पास किया, तो जो स्वैप है ना, स्वैप ने भी अपने दो मेमोरी लोकेशन यहाँ पे रिजर्व करके रखे थे। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा, तो स्वैप ने क्या किया था, उसने भी अपने मेमोरी लोकेशन यहाँ पे रिजर्व करके रखे थे। तो मैं यहाँ पे भी लिखूंगा, ये जो है, ये हमारे हमने जब स्वैप बनाया था तो स्वैप के अंदर दो पैरामीटर्स पास किए थे। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंट स्वैप, और उसके अंदर दो पैरामीटर्स है इंट एक्स एंड इंट वाई। तो यहाँ पे, और ये फंक्शन का आपका जो भी आपका फंक्शन डेफिनेशन रहेगा वो है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है ये x के अंदर, x का मैंने ये वाला लोकेशन दिया है और y का ये वाला लोकेशन दिया है। तो ये 10 एंड 20 जो ओरिजिनल मेमोरी लोकेशन में है ना, वहां पे कोई भी चेंज नहीं होगा। अब क्या होगा, ये चेंजेस कहाँ पे होंगे, ये वैल्यू जो है ना, इसका और एक कॉपी जाएगा, एक कॉपी यहाँ पे जाएगा, एक कॉपी यहाँ पे जाएगा, और इसका मेमोरी एड्रेस, लेट्स से मैं बोल रहा हूँ इसका मेमोरी एड्रेस 2000 है, इसका मेमोरी एड्रेस 2001 है। तो ये कॉल बाय वैल्यू हुआ, जहां पे ओरिजिनल वेरिएबल्स आपके जो ए और बी बने थे और उसके अंदर जो वैल्यू गया था, इसके अंदर चेंजेस नहीं होगा। जब हम लोग उसको फंक्शन कॉल करेंगे, तो फंक्शन कॉल में जो पैरामीटर्स थे उन्होंने अपना एड्रेस कहीं पे सेव रखा था, तो वहां पे चेंजेस होंगे। अच्छा, अब कॉल बाय रेफरेंस के अंदर क्या होगा, एग्जैक्ट इसका अपोजिट। तो अगर मैं कॉल बाय रेफरेंस की अगर बात करता हूँ, कॉल बाय रेफरेंस, तो कॉल बाय रेफरेंस के अंदर स्टार्ट से हमने बहुत सिंपल भाषा में क्या रखा है, ये सेम सिनारियो मैं बोलता हूँ। तो अब ये सेम सिनारियो के अंदर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सीधा, मैं अपना मेमोरी ब्लॉक बनाता हूँ। तो मेरे मेमोरी ब्लॉक के अंदर अब मैंने यहाँ पे क्या बोला, मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया है, ये मेरा ए है, और ये मेरा दूसरा वेरिएबल बनाया मैंने जिसको नाम दिया बी है। और जब हम लोग यहाँ पे स्वैप, अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, एम्परसेंड ए एंड एम्परसेंड बी। तो ये एम्परसेंड मींस क्या हो गया, ये एम्परसेंड का मतलब है हम लोग मेमोरी लोकेशन पास कर रहे हैं। ठीक है, ये मेरा मेमोरी लोकेशन है। तो मैं वैल्यू पास नहीं कर रहा हूं, मैं सीधा उसका रेफरेंस पॉइंट पास कर रहा हूं कि भाई ये मेरा डेटा इधर है। ठीक है, तो मेरा जो वैल्यूज है ना, उसका वो डुप्लीकेट वैल्यू सेव नहीं होगा बेसिकली। मैंने यहाँ पे बता दिया कि अच्छा 10 जो है ना वो यहाँ पे है, मैं यहाँ पे एकदम छोटा लिखता हूँ, 10 यहाँ पे है और 20 यहाँ पे है। और ये मेमोरी लोकेशन जो है ना, यहाँ पे मैं बोलूंगा इसका मेमोरी लोकेशन है 1000,
और ये मेरा वेरिएबल बी का मेमोरी लोकेशन है 1001। तो अब क्या होगा, जब हमने मेमोरी लोकेशन पास किए ना, तो एक्चुअल मेमोरी के अंदर ही ये वैल्यू जो है ना वो स्वैप होके 10 के जगह पे यहाँ 20 आ जाएगा, 20 के जगह पे 10 आ जाएगा। मतलब जो ओरिजिनल आपके वेरिएबल्स बने थे जो मेमोरी लोकेशन पे, वो मेमोरी लोकेशन पे ये चेंजेस होगा। ये आपका कॉल बाय रेफरेंस के अंदर होता है। एम आई क्लियर विद दिस? ठीक है। तो अब यहाँ पे सेम सिनारियो होगा कि x भी यहाँ पे ही पॉइंट करेगा, x पॉइंट्स एट दिस लोकेशन ओनली। और x में मेमोरी लोकेशन कौन सा है, 1000 है। और y भी यहाँ पे ही पॉइंट कर रहा है जिसका मेमोरी लोकेशन 1001 है। तो यहाँ पे x और y को अलग अलग मेमोरी लोकेशन असाइन नहीं हुआ है। जो आपका जो आपने पैरामीटर्स बनाया वो टाइम पे, जो आपने वैल्यू जब बनाया वेरिएबल का, सॉरी, वो टाइम पे जो उसका मेमोरी लोकेशन था वहीं पे एग्जैक्ट चेंजेस हो जाता है। ये आपका कॉल बाय रेफरेंस होता है। सो वेरिएबल का जो एड्रेस हम लोग देते हैं वो ओरिजिनल वैल्यू के अंदर चेंजेस हो सकता है। ठीक है। तो इसको हम लोग कॉल बाय रेफरेंस बोलते हैं। आई होप दैट्स क्लियर टू एवरीवन। एग्जाम्पल से समझा सबको? आई होप क्लियर है सबको। यस। गर्ल्स रिप्लाई क्विक। एम आई क्लियर? किसी को भी डाउट है? समझ में आ गया? तो ऐसा समझो कि मैंने आपको एक डॉक्यूमेंट दिया है, और वो डॉक्यूमेंट जो है, वो डॉक्यूमेंट जैसे मैंने यहाँ पे एक गूगल डॉक्स बनाया। ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा बहुत वे में चलता है। ये मैंने गूगल डॉक्स बना दिया, ऑनलाइन एक डॉक्यूमेंट बना दिया मैंने। अब ये जो ऑनलाइन में डॉक्यूमेंट बनाऊंगा ना, ये डॉक्यूमेंट का को मैं एडिट करने का सीधा आपको परमिशन दे रहा हूँ। तो आप जो भी चेंजेस करेंगे ना, वो सारे चेंजेस ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के अंदर ही अप्लाई हो रहा है। तो ये कॉल बाय रेफरेंस हो गया। मतलब आप जो भी चेंजेस करोगे, मैंने एक नोट्स बनाया, मैंने एक कोड लिखा है, और आप सबको ये सेम डॉक्यूमेंट का मैंने लिंक दे दिया है। तो अब क्या होगा, आप जो भी चेंज करोगे ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के अंदर होगा। ये कॉल बाय रेफरेंस हो गया। कॉल बाय वैल्यू का मतलब क्या है, मैंने ऐसा एक प्रोग्राम बनाया, और वो मैंने उसका डॉक्यूमेंट आप सबके साथ शेयर किया। तो आप जब वो डॉक्यूमेंट ओपन करेंगे और आप चेंजेस करेंगे, तो वो चेंजेस सिर्फ आपके एंड पे हो रहा है, मेरे एंड पे वो चेंजेस नहीं हो रहा है। वो सिर्फ आपके डॉक्यूमेंट के अंदर चेंज होगा। जैसे मैंने आपको एक पीडीएफ दे दिया है, तो आप वो पीडीएफ में आप जितना भी चेंज करेंगे, मेरे लिखे हुए ओरिजिनल पीडीएफ के अंदर चेंजेस नहीं होंगे। तो अगर मैं आपको पीडीएफ नोट्स दे रहा हूँ, वो कॉल बाय वैल्यू हो गया। और अगर मैं ऐसा गूगल डॉक्स जैसा एक डॉक्यूमेंट बना के दे रहा हूँ, और उसमें मैं आपको एडिट परमिशन दे रहा हूँ, तो जब कभी चेंजेस होंगे वो सीधा वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में होंगे। आपके मेरे कॉपी में सब में सेम चेंजेस होंगे, है ना, एक ही कॉपी बनेगा, मल्टीपल कॉपी नहीं बनेंगे। तो उसको कॉल बाय रेफरेंस बोलते हैं। अगेन यहाँ पे भी ये सिमिलर सिनारियो आपका काम कर रहा है। ठीक है। सबको क्लियर होना चाहिए। यस। एंड आई वांट रिप्लाई फ्रॉम ऑल स्टूडेंट्स, नॉट जस्ट 3-4 स्टूडेंट्स। चलो जल्दी से, others reply quick. Am I clear? You have to be active, attentive. Yes. Other girls, quick reply. तो यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ गूगल डॉक्स, देखो गूगल डॉक्स, अब मैं गूगल डॉक्स पे जाता हूँ, और मैं यहाँ पे लेट्स से मैं एक डॉक्यूमेंट बना देता हूँ, और वो डॉक्यूमेंट के अंदर अगर मैं आपको एडिट परमिशन दूंगा, यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये एडिट परमिशन यहाँ पे अवेलेबल होता है। ठीक है। आई होप मेरा सेम स्क्रीन विजिबल है आपको। एक सेकेंड ना। तो ये गूगल डॉक्स के अंदर आप अगर देखेंगे, मैं जो डॉक्यूमेंट आपके साथ शेयर करूंगा, वो सेम डॉक्यूमेंट के अंदर अगर मैं आपको एडिट परमिशन दे रहा हूँ, रियल टाइम में आप वो सेम डॉक्यूमेंट एडिट कर पाओगे। तो ये कॉल बाय रेफरेंस हो गया। चेंजेस होंगे वो ओरिजिनल में ही होंगे, उसकी कॉपी नहीं बन रहा है। अब नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग क्विकली। कॉल बाय रेफरेंस, कॉल बाय वैल्यू तो हो गया। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पे स्कोप क्या रहता है वो उसका रूल समझते हैं।
तो फंक्शन स्कोप कैसे हम लोग बेसिकली डिफाइन करते हैं, या वेरिएबल का स्कोप कैसे डिफाइन होता है ये समझते हैं। तो कोई भी वेरिएबल का स्कोप चेक करना, समझना जरूरी होता है। तो मैं अगर एक प्रोग्राम यहाँ पे अगर लिखता हूं मैं, और वो प्रोग्राम के अंदर अगर मैं कोई एक स्कोप बताता हूं, तो हमारा स्कोप ऑफ वेरिएबल और फंक्शन, बेसिकली वेरिएबल का ही स्कोप हमने याद रखना रहता है, या इसको मैं लिख सकता हूं, मेरा जो स्कोप का रूल रहेगा वो है ना, मेरा स्कोप का क्या रूल रहेगा वो हम लोग बेसिकली बता रहे हैं। तो अब यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल अगर हम लोग बताते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे ऊपर वाला रूल अगर हम लोग देखते हैं कहाँ गया, चलो एक नया फंक्शन बना देता है। तो जल्दी से अगर एक हम लोग एग्जाम्पल समझे, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि मैंने यहाँ पे एक मेन मेथड बनाया, इंक्लूड देन stdio डॉट h, इसके अंदर मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बना दिया इंट a, ठीक है। एंड देन यहाँ पे मैंने बनाया इंट मेन, और इंट मेन के अंदर मैं यहाँ पे अब उसका कुछ कोड लिखता हूँ, और उसके बाद में मैंने यहाँ पे बनाया इंट टेस्ट। ये मेरा एक फंक्शन है, और ये फंक्शन के अंदर मैंने यहाँ पे सिंपली एक इंट एक्स नाम का पैरामीटर पास कर दिया है, और इसके अंदर मैं सिंपली लिख सकता हूँ, इंट एक्स के अंदर मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट्स से फॉर x इक्वल टू 1, x लेस देन इक्वल टू 5, x प्लस प्लस। एंड इसके अंदर अब मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली यहाँ पे लिख दूंगा printf printf, और यहाँ पे मैं लिखूंगा x, x को हम लोग प्रिंट करते हैं। ये फॉर लूप खत्म हो गया। और दूसरा, मैंने यहाँ पे ये फंक्शन एंड कर दिया, और उसके बाद मैं यहाँ पे सिंपली क्या करूंगा, मैं यहाँ पे कॉल करूंगा, मैंने यहाँ पे एक नया वेरिएबल बना दिया बाय द वे, और उसको मैं अलग कलर में लिख देता हूँ। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ इंट बी करके, और मैं एक फंक्शन कॉल करूंगा बी इक्वल टू टेस्ट। एंड मैं यहाँ पे वेरिएबल पास कर दूंगा ए वाला, जिसके अंदर लेट्स से मैंने यहाँ पे वैल्यू डाला हुआ है, ए के अंदर हम लोग कुछ वैल्यू पास कर देते हैं, या फिर नहीं भी करता है तो भी चलेगा। तो बेसिकली एक सिंपल सा एग्जांपल है आपको समझाने के लिए। तो मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया, और उसके अंदर मैंने यहाँ पे ये रिजल्ट प्रिंट किया, और अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट एफ बी। दैट्स इट, कुछ भी ज्यादा नहीं किया है, एकदम सिंपल सा चीज है। अच्छा, अब ध्यान से अगर आप देखेंगे, ये जो है ना ए, दिस इज माई ग्लोबल वेरिएबल, या इसका जो स्कोप है ना ये ग्लोबल है। मतलब ये थ्रू आउट प्रोग्राम एक्सेसिबल है, ठीक है। तो ए एक्सेसिबल कहां से कहां तक है, ए एक्सेसिबल है यहां से लेके जहां तक मेरा प्रोग्राम एंड नहीं होता है वहां तक पूरे में। अच्छा, बी का स्कोप क्या है, बी का स्कोप बेसिकली ये ब्रैकेट चालू होने से खत्म होने तक मेरा बी एक्सेसिबल है, बराबर है, इतना ही है। और एक्स का स्कोप कहां से कहां तक है, एक्स का स्कोप यहां से यहां तक है, ये एक्स का स्कोप है। तो हमने कोई वेरिएबल्स को अगर फंक्शन के अंदर बनाया तो वो सिर्फ फंक्शन के अंदर एक्सेसिबल रहेंगे। अगर कोई वेरिएबल को मैंने प्रोग्राम के स्टार्ट में अगर डिक्लेयर किया है ना, तो वो थ्रू आउट मेरे प्रोग्राम एक्सेसिबल रहेंगे। ये पैटर्न होता है हमारा। और कोई प्रोग्राम्स कोई वेरिएबल को अगर मैंने
उसके बाहर कहीं पे अगर डिक्लेयर किया है तो वो वहां पे एक्सेसिबल रहेगा। तो ऐसे हमारे मल्टीपल एग्जांपल्स चल सकते हैं। ठीक है, तो ये पैटर्न होता है बेसिकली जिसको हम लोग समझ सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप ये वाला देखोगे, इसके अंदर भी सिमिलर पैटर्न दिया हुआ है आपको। तो इसके अंदर भी अगर आप देखेंगे, एक हमारा सबसे अंदर अगर आप देखेंगे, ये z वेरिएबल बनाया हमने। तो उसका z का स्कोप कहाँ से कहाँ तक है, बस यहाँ तक ही है, इतना ही है। देन उसके ऊपर आपने i वेरिएबल बनाया। तो i का आपका स्कोप कहाँ से कहाँ तक है, फॉर लूप जहां से चालू हुआ और फॉर लूप एंड हुआ। एंड देन x आपने बनाया, सॉरी y बनाया। तो y का आपका स्कोप कहाँ से कहाँ तक है, y जहां पे आपने डिक्लेयर किया और जहां पे एंड हो रहा है, और ऊपर आपका x का आपका स्कोप रहेगा। तो दैट इज द स्कोप वाला हमारा जो रूल है। दिस इज हाउ इट वर्क्स बेसिकली। अब इसके बाद में एक नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा आता है वो है रिकर्शन। अब ये रिकर्शन होता क्या है, ये समझते हैं हम लोग सबसे पहले तो। अच्छा, अब मेरा स्क्रीन जो है वो शेयर्ड था, राइट? और उसमें मैंने जो लिखा, हैंड रिटन नोट्स जो थे वो आपको दिखे, राइट? करेक्ट, स्क्रीन शेयर किया था ना मैंने? जो अभी मैंने लिखा कोड वो सब आपको दिखा, राइट? अच्छा, ओके। सो वी कैन जस्ट टेक 15 मिनट्स का ब्रेक, ओके, एंड अगेन विल कंटिन्यू। तो आपको थोड़ा फ्रेश होके होना है तो आ जाओ। तो विल कनेक्ट एट 9:45, सो यू कैन टेक ब्रेक टिल दैट टाइम। ठीक है, चलो, मिलते हैं 9:45 पे। तो लेट्स स्टार्ट अगेन, गर्ल्स। चलो, बैक टू टॉपिक नाउ। So now the topic we supposed to start with is recursion. Okay. तो recursion basically work कैसे करता है, and why do we require this kind of a function, and क्या होगा? So let's just start. I hope everyone is there. Quick reply in chat. Hello. Yeah. चलो, so we'll start with recursion. एक सिंपल सा एग्जांपल है जो हम लोग डिस्कस करता है। तो रिकर्शन होता क्या है, व्हेन अ फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ, व्हेन फंक्शन कॉल्स द सेम फंक्शन, उसको रिकर्शन बोलेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, दिस इज वन डायग्राम ऑफ रिकर्शन। सो वी हैव डिफाइंड एनी वन फंक्शन, ओके, और ये फंक्शन के अंदर अगर आप देखेंगे, वी आर कॉलिंग द सेम रिकर्स नाम का फंक्शन। या, तो वी हैव डिफाइंड, सॉरी, वी हैव डिफाइंड वन फंक्शन, ओके, जिसके अंदर वो सेम फंक्शन को हम लोग कॉल कर रहे हैं, एंड ये फंक्शन को वापस मेन मेथड के अंदर भी हम लोग कॉल करेंगे। सो एज सुन एज वी कॉल दिस फंक्शन अगेन, इट गोज इन अ लूप where it keeps on calling itself. So recursion means a function which calls itself, इसको रिकर्शन बोलते हैं। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, I can just write it down here. Then a function calls itself within same function, उसको आप रिकर्शन बोलेंगे। तो यहाँ पे, अगर आप देखेंगे, वी हैव दिस वन एग्जांपल प्रोग्राम। तो यहाँ पे किया क्या है, फर्स्ट एक सम नाम का फंक्शन दे हैव डिक्लेयर्ड, देन मेन मेथड है, मेन मेथड के अंदर दो वेरिएबल डिफाइन किए हैं, नंबर एंड इंट। Then we are simply taking input from user. We are asking user to input any number, integer number, and whatever number उसको आप directly number नाम के variable में will be storing it. Then we basically calling this sum नाम का function, and within this sum नाम का function we pass this number variable as a argument. So this sum function got one parameter. What is that parameter? That is an integer value.
तो यहाँ पे हमने जो नंबर नाम का वेरिएबल बनाया था, वी आर पासिंग दिस नंबर नाम का वेरिएबल एज एन आर्ग्यूमेंट विद इन दिस सम नाम का फंक्शन व्हेन वी कॉल इट, और इसका जो भी रिजल्ट आएगा वी सिंपली स्टोर इट इन रिजल्ट नाम का वेरिएबल, एंड लास्ट में हम इसको प्रिंट कर रहे हैं। लेट्स बैक टू टॉपिक। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, इफ यू नोट इट वेरी केयरफुली, वी हैव डिफाइंड सम नाम का फंक्शन विद वन पैरामीटर। वो वन पैरामीटर क्या है आपका, इंटीजर टाइप का पैरामीटर है, दैट इज n। और हम लोग यहाँ पे क्या चेक कर रहे हैं, वी आर सिंपली जस्ट चेकिंग दैट इफ n का वैल्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, व्हेन n का वैल्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, वी आर अगेन कॉलिंग द सम फंक्शन, एंड यहाँ पे क्या करेंगे, वी बेसिकली रिटर्न n का जो भी वैल्यू है प्लस सम का जो भी वैल्यू रहेगा -1। तो सम का वैल्यू लेट्स से 10 है, तो 10 - 1 9, एंड n का वैल्यू अगर 5 है तो 5 + 9 कितना होगा, 14। दैट इज व्हाट इट बेसिकली रिटर्न्स। एंड इफ n का वैल्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, तब ये होगा। इफ n का वैल्यू इज जीरो, तो आपका else वाला पार्ट जो है दैट विल बी एग्जीक्यूटेड। सो इफ n का वैल्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, देन ये इनफाइनाइट लूप चालू रहेगा, बिकॉज इट कंटिन्यूअसली कीप्स ऑन जस्ट कॉलिंग इटसेल्फ विद इन द सेम फंक्शन। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ये सम नाम का फंक्शन हमने बनाया, और वो सम नाम का फंक्शन खुद को ही वापस कॉल कर रहा है यहाँ पे। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड रिकर्सिव फंक्शन। तो व्हेन फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ विद इन द सेम फंक्शन, उसको हम लोग रिकर्सिव फंक्शन बोलते हैं। So when a function calls itself within the same function, उसको हम लोग recursive function बोलेंगे। I hope that's clear to everyone. Yeah, we have defined sum नाम का function जो खुद को ही वापस कॉल कर रहा है। किसी को भी डाउट है, समझ में आया? Yes, other students reply quick, and you have to note it down definition as well, हाँ? Because जो definition मैं अगर आपको कुछ बता रहा हूँ, वो आपको नोट करके रखता है। Okay. तो दिस स्पेसिफिक प्रोग्राम यू हैव टू ट्राई, एंड आपको मुझे रिजल्ट क्या आएगा वो बताना। ओके, तो ये आप बाद में ट्राई कर सकते हो। इसका लिंक जो है मैं ग्रुप में शेयर कर देता हूँ, सो यू कैन ट्राई दिस प्रोग्राम लेटर। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद सम ऑफ डेटा स्ट्रक्चर का कंसेप्ट। तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट एक जो कंसेप्ट है वो है स्टैक वाला। सो यहाँ से हमारा थोड़ा आगे वाले टॉपिक्स जो है, एडवांस टॉपिक जो है वो स्टार्ट होता है। सो नाउ द टॉपिक जिसको हमें बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज स्टैक। नाउ व्हाट इज स्टैक, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्टैक? तो स्टैक बेसिकली हमारा कोई कंसेप्ट रहता है जहाँ पे हम लोग कोई एक वैल्यू इसमें इंसर्ट करते हैं, और उसको, लेट्स इमेजिन दिस इज अ बॉक्स, और जिसमें टॉप से ही हम लोग कुछ इंसर्ट कर सकते हैं, और टॉप से ही हम लोग कुछ फेच कर सकते हैं। सो इंसर्ट ऑपरेशन भी होगा, and fetch operation also happens in the same way. From top only I can insert something, and from top only I can fetch something. तो कोई एक बॉक्स है, उसके अंदर अगर मैंने बॉटम पे यहाँ पे एक बुक रख दिया, ठीक है, एकदम बॉटम पे, दिस इज बुक नंबर 1, फिर उसके ऊपर और एक बुक रख दिया, देन उसके ऊपर और एक बुक रख दिया। तो द इंसर्शन प्रोसेस गोज लाइक, जो सबसे फर्स्ट बुक गया वो सबसे लास्ट में जाएगा, है ना? फर्स्ट बुक गोज इन लास्ट, एंड जो सबसे लास्ट बुक रहेगा वो टॉप पे रहेगा। सो दिस इज बुक नंबर 4, दिस इज द लास्ट बुक विच इज ऑन टॉप। सो जो फर्स्ट बुक था वो एकदम लास्ट में। तो इसमें प्रोसेस या एल्गोरिदम which we follow in a stack process, that is first in last out, FIFO kind of a approach we follow here, first in last out. So
बॉक्स है एक बड़ा सा, अब वो बॉक्स में मैं कुछ चीजें भरते जाऊंगा और यू कैन इमेजिन दिस इज अ स्टैक ऑफ अ प्लेट। तो उसमें जो सबसे फर्स्ट प्लेट रखा रहेगा वो सबसे बॉटम पे, और जो सबसे लास्ट प्लेट रखा रहेगा वो सबसे टॉप पे रहेगा। जो सबसे लास्ट में आएगा उस वो सबसे पहले फेच होगा, एंड जो सबसे फर्स्ट आया था वो सबसे लास्ट में फेच होगा। सो फीफो अप्रोच, फर्स्ट एंड लास्ट आउट, दैट इज व्हाट वी मीन बाय अ स्टैक। तो एवरी टाइम whenever we insert something, so for a insertion process, उसको हम लोग push operation बोलेंगे, and the fetching process, that is the pop operation. So if I want to insert something, okay, if I want to insert something here, I basically follow push operation, and if I want to fetch something out, इसके लिए I follow pop operation, fetching operation. तो आपको याद क्या रखना है? फर्स्ट, पुश ऑपरेशन का मतलब क्या रहेगा? इफ आई वांट टू ऐड सम आइटम, इफ आई वांट टू ऐड आइटम इन अ स्टैक, हम लोग पुश ऑपरेशन फॉलो करेंगे। एंड पॉप का मतलब क्या रहेगा? इफ आई वांट टू रिमूव सम आइटम, रिमूव आइटम्स फ्रॉम स्टैक, वी फॉलो पॉप ऑपरेशन। सिंपल है। एंड we have something, one other algorithm. I mean, sorry, the algorithm what we follow is first in, last out. And उसके बाद और एक पॉइंट जो हमें याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओनली टॉप एलिमेंट्स जो रहेंगे, ओनली टॉप एलिमेंट्स इज एक्सेसिबल। ठीक है? सो आपको एक्सेस किसका मिलेगा? जो सबसे टॉप पे एलिमेंट्स है। जब तक टॉप के एलिमेंट्स आपके रिमूव नहीं होते तब तक उसके नीचे के एलिमेंट्स का आपको एक्सेस नहीं मिलेगा। ठीक है? Now we have two more words here which we want to basically follow. अभी यहाँ पे और जो पॉइंट है, वन इज ओवरफ्लो एंड सेकेंड इज अंडरफ्लो। ओवरफ्लो का मतलब मेरा स्टैक का जो साइज है, स्टैक का साइज इज ऑफ 10 एलिमेंट्स, एंड अगर मैं 10 के ऊपर जितने भी एलिमेंट्स ऐड करूंगा वो क्या होंगे? ओवरफ्लो हो जाएंगे। दैट मीन्स माई डेटा विल बी लॉस्ट। एंड अंडरफ्लो का मतलब माई स्टैक इज एम्प्टी। तो अगर मेरा स्टैक अगर एम्प्टी है तो उसको मैं क्या बोलूंगा? अंडरफ्लो बोलूंगा। सो व्हेन माय स्टैक इज एम्प्टी, या उसमें से सारे एलिमेंट्स अगर हमने फेच कर दिए तो क्या होगा? अंडरफ्लो होगा। अंडरफ्लो का मतलब है स्टैक खाली हो गया, अब उसके अंदर कोई भी एलिमेंट बचे नहीं है फॉर फेचिंग ऑपरेशन। एंड ओवरफ्लो का मतलब क्या है? वी हैव लिमिट। जैसे आप समझो कि इफ यू हैव अ बकेट ऑफ 10 लीटर्स, अब मैं उसमें 10 लीटर से ज्यादा पानी अगर भरूंगा, ओवरफ्लो हो जाएगा। सेम इज द सिनारियो इन स्टैक कंसेप्ट एज वेल। तो स्टैक के अंदर भी ये सेम सिनारियो फॉलो होता है। और बाय द वे, हमने जो रिकर्शन पढ़ा है, तो रिकर्शन मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि दिस रिकर्शन कंसेप्ट इज फॉलोड इन स्टैक ऑल्सो। जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे लिखा है पुश ऑपरेशन, है ना, तो ये पुश ऑपरेशन जो है ना, ये रिकर्सिवली चालू रहेगा। कब तक चालू रहेगा? जब तक मेरा स्टैक जो है वो फुल नहीं हो जाता, तब तक पुश ऑपरेशन चालू रहेगा। एंड सेम वे पॉप ऑपरेशन में भी ये रिकर्सिव फंक्शन काम में आएगा। क्यों? जब तक मेरा स्टैक एम्प्टी नहीं हो जाता तब तक अगेन ये सेम ऑपरेशन चालू रहेगा। सो रिकर्सिव फंक्शन बेसिकली हेल्प्स इन दिस काइंड ऑफ ऑपरेशन। सो I hope my screen is visible, right, everyone? Yeah. So, Aisha, there might be network connectivity issue at your end. So, यहाँ पे अगर आप देखेंगे, whatever I'm writing right now, okay. So, just make sure कि हम लोग recursion जो है, we follow this recursion operation. तो recursion operation आपका follow कहाँ पे होता है? Stack के में भी follow हो सकता है। तो stack में कैसे follow होगा? Stack में follow करने के लिए हमारा main concept जो follow हो रहा है, what is that main concept we are talking about?
we are basically talking about a concept जहाँ पे if I want to insert multiple element in that specific stack, तो वो टाइम पे रिकर्शन फॉलो होगा. रिकर्शन मतलब एक सेम काम बार बार होते जाएगा. इफ द साइज ऑफ माई स्टैक इज 10, तो 10 टाइम्स सेम ऑपरेशन विल हैपन, बराबर है, ऑन मल्टीपल एलिमेंट्स. और इफ आई वांट टू फॉलो अ पॉप ऑपरेशन, मतलब वो स्टैक में से अगर एलिमेंट्स फेच करने हैं तो सेम काम आपका 10 15 20 टाइम्स चलेगा जब तक सारे एलिमेंट्स वहां से फेच नहीं हो जाते. तो उसको रिकर्शन बोलते हैं. सेम काम जब बार बार होता है, दैट्स अ रिकर्सिव प्रोसेस. ओके, I hope I'm clear till this point. So recursion, where we apply recursion, I hope समझ में आ गया सबको. And the notes are already provided जिसके अंदर ये थियोरी दिया होगा. So आपको वो प्रॉब्लम नहीं होगा. Reply quick. Am I clear with this stack वाला concept and recursion process? Anyone, any doubt? Yes. Other students, reply quick. Any doubt, anyone? Others reply. Why I'm getting reply from 3 4 students only. Others reply quick, so then we can move to next topic. Okay, good. So now the very important point जिस पे हम लोग अगर काम चालू करेंगे वो है हमारा pointers वाला concept. So let me just reshare my screen. And now the topic which we are going to start with is pointers in C. And this is something very, very, very important topic. Okay, pointers. Pointers क्या होंगे? और इसके साथ में array वाला concept, I think we are done with array, right? Array हो गया है ना कि बाकी है? Are we done with array वाला topic or it's still pending? Anyone याद है? चलो, सो पॉइंटर्स एंड एरे दो चीज हमें डिस्कस करना है. अच्छा अच्छा, ओके. So we can start with pointers and later we can go on array वाला concept. That's no issue in that. तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे pointers basically क्या होता है? Which basically points at something. So यहाँ पे अगर आप देखेंगे pointers C, C++ दोनों में आपको basically provide होता है. तो ये basically addresses provide करता है. So where we be going to store the data, उसका मेमोरी लोकेशन जो रहेगा वो ये आपको प्रोवाइड करता है. एंड एज वी ऑलरेडी डिस्कस कि व्हेनेवर वी क्रिएट एनी वेरिएबल, तो वो वेरिएबल के अंदर आपका वैल्यू नहीं जाता है. वेरिएबल बेसिकली पॉइंट्स टू अ मेमोरी लोकेशन एंड इन दैट स्पेसिफिक मेमोरी लोकेशन हमारा डेटा सेव होता है. तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे वी हैव अ वेरिएबल इन अ प्रोग्राम. सो व्हेन वी राइट बेसिकली एम्परसेंड वेरिएबल, दिस बेसिकली गिव्स अ मेमोरी लोकेशन एंड ये मेमोरी लोकेशन आपका रैम पे होता है ना. तो दिस आई कैन से दिस इज ऑन स्टैक. ओके, सो वी हैव यूज्ड द न्यूमरस टाइम्स दिस काइंड ऑफ अ पैटर्न जहां पे हमने कोई एक वेरिएबल के अंदर व्हेन वी आस्क यूजर टू एंटर वैल्यू ऑफ, आई मीन व्हेन वी आस्क इनपुट फ्रॉम यूजर, तो वो इनपुट हम लोग कहाँ सेव करते हैं? कोई ना कोई एक वेरिएबल में डालते हैं. तो वो वेरिएबल कहाँ पे है या वो इनपुट कहाँ सेव कर रहा है, उसके लिए हम लोग बेसिकली एक पॉइंटर क्रिएट कर रहे हैं. और वो जो पॉइंटर है वो आपको मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है. सो पॉइंटर इज समथिंग व्हिच बेसिकली पॉइंट्स टुवर्ड्स द मेमोरी लोकेशन जहां पे हमारा कोई डेटा जाएगा या जहां से कोई डेटा हमारा आएगा. ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे वी हैव डिफाइंड वन वेरिएबल जिसके अंदर वैल्यू 5 है एंड देन वी आर जस्ट ट्राइंग टू प्रिंट वैल्यू ऑफ दिस. नाउ if I want to print the address of this variable, तो उसके लिए we can simply write instead of only name of a variable, just add ampersand sign before that variable name. तो क्या होगा? अब variable के अंदर जो value है वो value print नहीं होगा. This will basically print वो variable कौन से memory location को point कर रहा है ना, वो memory location ये print करेगा. So as you can see in this variable we have value 5, but when we try to print the memory location, तो ये यहाँ पे क्या print कर रहा है? This specific memory location जहां पे आपका value 5 saved है. So this ampersand is basically a pointer. So
पॉइंटर बेसिकली पॉइंटर वेरिएबल्स रहेंगे, ये स्पेशल वेरिएबल्स है. दिस वेरिएबल्स आर बेसिकली यूज्ड टू स्टोर एड्रेसेस रेदर देन द वैल्यू. सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट. सो पॉइंटर्स बेसिकली वैल्यू सेव नहीं कर रहा है, वो एड्रेस सेव कर रहे हैं जहां पे आपका वैल्यू सेव्ड रहेगा. लेट्स टेक एग्जांपल. इफ आई जस्ट ट्राई टू मेक अ कॉल टू समवन, तो वो टाइम पे मैं किसी के नाम पे जब क्लिक कर रहा हूँ ना, तो दैट name, whatever name I have written there, that name basically points towards the memory location जहाँ पे वो नाम के साथ attached एक मोबाइल नंबर saved है. So when I click on a name, तो it points towards the memory location, और वो memory location पे जो मोबाइल नंबर आएगा उस पे कॉल जाता है आपका. That's how the pointer concept works. Okay. ये सिनारियो सेम सब जगह पे होता है. सो व्हेन आई ट्राई टू एक्सेस एनी वेबसाइट एज वेल, तो व्हेन आई बेसिकली एंटर एनी डोमेन नेम इन ब्राउजर्स एड्रेस बार, तो वहां पे क्या हो रहा है. लेट्स सपोज इफ आई राइट google.com, तो google.com is not exactly where the web pages are stored. तो google.com basically goes and tries to find the IP address of Google का domain जहाँ पे उसके web pages saved है. तो दिस डोमेन और दिस एड्रेस जो है google.com जो है, इट बेसिकली पॉइंट्स टुवर्ड्स द मेमोरी लोकेशन ऑन अ सर्वर ऑन अ क्लाउड प्लेटफॉर्म जहां पे आपके वेब पेजेस सेव्ड है, और वहां से वो वेब पेजेस उठ के आपके पास आता है. तो वो कहाँ पे सेव्ड है, कोई एक आईपी एड्रेस पे. सो व्हेन आई राइट google.com, इज इट बेसिकली ट्राई टू फाइंड द आईपी एड्रेस, और वो आईपी एड्रेस के ऊपर दैट आईपी एड्रेस बेसिकली पॉइंट्स टुवर्ड्स द लोकेशन, क्लाउड लोकेशन जहां से आपके वेब पेजेस आता है. एग्जैक्ट सेम सिनेरियो जैसे मैंने आपको मोबाइल में बोला. तो पॉइंटर कंसेप्ट वर्क्स एवरीवेयर, आई मीन. ठीक है. तो यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे, पॉइंटर्स आर स्पेशल वेरिएबल्स, दोज आर बेसिकली स्टोर्स द एड्रेस रेदर देन द वैल्यू. तो पॉइंटर का आपका सिंटेक्स क्या होता है, इंस्टेड ऑफ सिंपली क्रिएटिंग एनी वेरिएबल विद सिंपल I can say instead of only writing int p, int a, b, c kind of thing, हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, we basically add asterisk sign here. So whenever we just put a asterisk sign, तो ये बेसिकली आपका वैल्यू सेव नहीं करेगा, इट स्टोर्स द मेमोरी लोकेशन वेयर योर वैल्यू विल बी सेव्ड. तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, वी कैन डिक्लेयर पॉइंटर इन दिस टू वेज. सो आई कैन सिंपली बिफोर डेटा टाइप आई कैन पुट एन एस्ट्रिक साइन, और बिफोर with this variable name also I can put this asterisk sign. तो ये दोनों वे में आपका कंसेप्ट चलेगा. I can either write this way int asterisk p, or I can write int then asterisk p1. ये दोनों वे में लिख सकते हैं, देयर इज नो इश्यू इन दैट. अच्छा, अब अगर एक से ज्यादा पॉइंटर वेरिएबल अगर मुझे बनाना है तो क्या करेंगे. सो उसके लिए हम लोग ये पैटर्न फॉलो कर सकते हैं. दिस इज द पैटर्न. ओके. सो हाउ वी बेसिकली डू इट. तो यहाँ पे अगर मैंने अगर आप देखेंगे, वी हैव डिफाइंड पीसी, that is the name of first variable, and second is c, that is the normal variable. तो अब क्या होगा, we are trying to save 5, that is the value within the c, और उसके बाद c का जो मेमोरी लोकेशन है वो हम लोग यहाँ पे पीसी में डाल रहे हैं. ठीक है. दिस क्वाइट इजी, आई मीन इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है ना. बहुत इजी सा कंसेप्ट है. तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, हमने दो वेरिएबल बनाए, एक पॉइंटर वेरिएबल बनाया, एक नॉर्मल वेरिएबल बनाया. नॉर्मल वेरिएबल के अंदर आपने वैल्यू 5 डाला है ना. तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, 5 is basically saved in C. Now when I try to basically save memory address, ampersand C का मतलब memory address of C will be saved in PC, है ना. And then when we print this PC pointer, तो वो पॉइंट किसको कर रहा है, वो पॉइंट कर रहा है 5 को. तो अब यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे, C also points towards the 5 and PC also points towards the memory location 5. So PC is the pointer which basically pointing towards this specific value. तो अब मैं C को रिफर ना भी करते हुए अगर मैं PC को मैं चेक करूंगा, PC इज द पॉइंटर, तो ये किसको पॉइंट कर रहा है, 5 वाला जो वैल्यू है इसको पॉइंट कर रहा है. ठीक है. इट इज अ सिमिलर सिनारियो कि मैंने CR को नोट्स भेजे हुए हैं. अब जब कभी आप नोट्स मांगोगे, CR विल पॉइंट टुवर्ड्स द दैट स्पेसिफिक नोट्स जो मैंने दिए हुए हैं. तो नोट्स मैंने दिए, पॉइंटर कौन है, पॉइंटर CR है. So now you will not keep on asking me for notes. You will directly just ask CR, and CR will point towards the memory location जहां पे notes saved किए या shared किए हुए आपके साथ. This is quite easy concept. I hope this is clear.
एनीवन, एनी डाउट फॉर दिस? सबसे इजी कोई कंसेप्ट है वो आपका पॉइंटर वाला है मैन, बहुत सिंपल है। हम लोग यहाँ पे एक वेरिएबल बनाएंगे, उसके अंदर एक वैल्यू डालेंगे, अब उसके आगे हम लोग उसका लोकेशन कोई दूसरे वेरिएबल में डालेंगे जिसको हम लोग पॉइंटर वेरिएबल बोल रहे हैं। सो इनडायरेक्टली दिस वेरिएबल विल पॉइंट टुवर्ड्स द डेटा। ठीक है, तो जैसे मैंने एक नोट्स बनाया हुआ है और मैंने उसके साथ में उसको शेयर किया हुआ है सीआर के साथ में भी। तो नोट्स मैंने बनाया ना, एक्चुअल डेटा जो है वो मेरे पास है, लेकिन आप अगर सीआर को पूछोगे तो मैंने जो डेटा शेयर किया हुआ है या मेरे पास जो डेटा है सीआर भी उसको पॉइंट करेगा। तो सीआर इज अ पॉइंटर वेरिएबल बेसिकली विच आई हैव क्रिएटेड जस्ट फॉर द सिंपल एक्सेस, सो दैट सारे रिक्वेस्ट मेरे पास ना एंड सम रिक्वेस्ट विल बी डाइवर्टेड विद द हेल्प ऑफ दैट सीआर। सो सीआर इज अ पॉइंटर वेरिएबल जिसके पास आपको सिमिलर डेटा का एक्सेस मिल सकता है। सो डायरेक्टली कमिंग टू मी, आप इनडायरेक्टली भी वो सेम डेटा एक्सेस कर सकते हो। Am I clear with this? और ये सेम जो यहाँ पे आपको एग्जांपल्स दिए हुए हैं, मीन मल्टीपल एग्जांपल्स आर गिवन, यू कैन जस्ट ट्राई इट आउट। और ये पॉइंटर वाला जो कंसेप्ट है यहाँ से आप ट्राई करोगे और वो सेम फिर हम लोग आई मीन इसको डिटेल में जब हम लोग चेक करेंगे तो वो टाइम पे हम लोग फिर बात करेंगे आगे। तो यहाँ तक आई होप किसी को कुछ डाउट नहीं है। एनी डाउट एनीवन? Am I clear with this pointer concept? Any doubt, anyone? Other students reply quick. Any doubt, anyone? एंड मैंने जो आपको नोट्स दिया है उसके अंदर भी आपको सेम थियरी मिलेगा, सो आप वहां से भी रिकॉल कर सकते हो। सो हमने जो कॉल बाय वैल्यू कॉल बाय रेफरेंस पढ़ा था, तो उसके अंदर जो कॉल बाय रेफरेंस था दैट वाज अ सिमिलर दिस पॉइंटर वाला कंसेप्ट ओनली। अच्छा, अब हमारा जो डेटा स्ट्रक्चर के लिए हमें ज्यादातर जो चीजें थे वो हमारे हो गए। अब इसके आगे आप थोड़ा कुछ आपको अलग से अगर कुछ पढ़ना रहेगा वो मैं आपको बताते जाऊंगा। बट नेक्स्ट लेक्चर ऑनवर्ड्स हम लोग, अच्छा एक एरे बाकी रह गया, तो एरे वंस वी फिनिश विद एरे उसके बाद में वी कैन स्टार्ट विद द हार्डकोर जो डेटा स्ट्रक्चर का हमारा कंसेप्ट है। तो वन लास्ट थिंग विच इज लेफ्ट इज एरे। और एरे को हम लोग एक बार प्रॉपरली डिस्कस कर लेंगे, बट नॉट इन दिस लेक्चर, नेक्स्ट लेक्चर विल डिस्कस इट। ओके, so I'll keep this lecture till this point, and before we end, just post your rule numbers here.